हेलो एवरीवन। आज हम नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय क्या है, इस पर हम आज अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय सामान्य अर्थों में हम कहें कि किसी वर्ष विशेष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस हिसाब से जैसे मान लीजिए किसी वर्ष विशेष में उत्पादित 1000 वस्तुएं हैं जो कि अंतिम रूप से उत्पादित हुई हैं। किसी वर्ष विशेष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य, यदि बाजार मूल्य 5 रुपए प्रति इकाई हो तो ये जो 5000 रुपए है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। किसी अर्थव्यवस्था में 1000 वस्तुओं का उत्पादन हुआ, 5 रुपए प्रति इकाई अगर उसकी बाजार कीमत है तो 5000 रुपए राष्ट्रीय आय होगी। ये कौन सी वस्तुएं हैं जो कि अंतिम रूप से उत्पादित हुई हैं। तो ये है राष्ट्रीय आय की सामान्य परिभाषा। अब राष्ट्रीय आय के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसे हम दृष्टिकोण के नाम से, एक तो है उत्पादन दृष्टिकोण, राष्ट्रीय आय से संबंधित उत्पादन दृष्टिकोण। इसे मार्शल ने राष्ट्रीय आय को बताने के लिए उत्पादन दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने बताया है कि किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर कार्यशील होकर प्रति वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं, जिसमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल रहती हैं। इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मार्शल ने क्या बताया कि किसी भी देश के जो साधन है, चाहे श्रम है, भूमि है, पूंजी है, उन सबको एकत्रित करके जो भी देश में भौतिक और अभौतिक उत्पादन प्राप्त होता है, जिनमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी सम्मिलित किया गया है, तो किसी वर्ष विशेष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा गया है मार्शल के अनुसार। तो मार्शल का दृष्टिकोण उत्पादन दृष्टिकोण माना गया है। एक तो क्या खास बात है इनकी परिभाषा में, ये एक वर्ष विशेष से संबंधित है। दूसरा, इसमें समस्त भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें सेवाएं भी सम्मिलित हैं। इसमें उन्होंने माना कि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी जो विदेशी व्यापार में इसमें सम्मिलित माना है। तो उत्पादन दृष्टिकोण के हिसाब से मार्शल ने जो परिभाषा बताई है, उत्पादन को इन्होंने आधार माना है। इसी तरह से पीगू का दृष्टिकोण, पीगू ने माना है मौद्रिक दृष्टिकोण। मौद्रिक दृष्टिकोण पीगू के अनुसार उत्पादन का वह भाग ही राष्ट्रीय आय है जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। पीगू ने ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि वस्तु विनिमय प्रणाली व्याप्त है, तो उसको उन्होंने राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया। पीगू का मानना था कि अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुएं और सेवाएं जिनका मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है, उसे ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जा सकता है। पीगू ने एक दृष्टांत भी दिया है, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है कि अगर कोई महिला किसी घर में इस तरह का कार्य करती है जिसका उसको पेमेंट मिलता है। मान लीजिए जैसे कोई नौकरानी है, घर में झाड़ू पोंछा लगाती है और उसको अगर भुगतान किया जाता है, तो उसकी ये जो सेवाएं हैं उसके इस कार्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति उसी महिला से विवाह कर ले, तो ऐसी स्थिति में उस महिला द्वारा किए गए वो कार्य अब राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होंगे। तो पीगू ने जो बताने का प्रयास किया है, वो ये बताने का प्रयास किया है कि कोई भी आर्थिक क्रिया जिनका मुद्रा में भुगतान किया जाए, उसे ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। मान लीजिए कोई टीचर है, वह अपने बच्चे को पढ़ाता है, तो इसमें चूंकि मौद्रिक भुगतान नहीं होता है, तो उसकी इस क्रिया को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जबकि वही टीचर अगर अपनी सेवाएं देता है और उसके बदले में भुगतान प्राप्त करता है, तो उसका वही कार्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा। तो मुद्रा के जो आधार बताया है पीगू ने, उसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा।
तो मार्शल ने जो परिभाषा दी है वह उत्पादन को आधार मान के दी है, जबकि पीगो ने जो परिभाषा दी राष्ट्रीय आय की वह मौद्रिक दृष्टिकोण आधारित परिभाषा मानी जाती है। इसी प्रकार उपभोग दृष्टिकोण, इस उपभोग दृष्टिकोण को माना है फिशर ने, अर्थशास्त्री फिशर ने उपभोग दृष्टिकोण माना है। फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय में उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, उन वस्तुओं या सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के पास उपभोग के लिए आती हैं। इसलिए इनका दृष्टिकोण उपभोग आधारित दृष्टिकोण माना जाता है। फिशर ने माना कि एक अर्थव्यवस्था में कितनी ही वस्तुएं उत्पादित हो जाएं, यदि वे उपभोक्ता तक उपभोग के लिए नहीं पहुंचती हैं तो उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उत्पादन का वो भाग ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा जो कि उपभोक्ताओं के पास उपभोग के लिए पहुंचती हैं। इसलिए मार्शल का दृष्टिकोण उत्पादन दृष्टिकोण माना जाता है, पीगू का मौद्रिक दृष्टिकोण, जबकि फिशर का उपभोग दृष्टिकोण माना जाता है। लेकिन इन सब से हम एक सामान्य जो परिभाषा है वह हम प्राप्त कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह वास्तविक उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। मतलब तीनों परिभाषाओं का निष्कर्ष यही है कि जो वस्तुएं और सेवाएं अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के पास उपभोग के लिए पहुंचती हैं उसे राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। या सामान्य अर्थों में हम कहें किसी वर्ष विशेष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जा सकता है। तो ये विभिन्न दृष्टिकोणों पर आधारित राष्ट्रीय आय की परिभाषा आपने जानी। अब हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को जीएनपी, इसी तरह से जीएनआई, इसी तरह से जीएनई, सकल राष्ट्रीय उत्पादन ये उत्पादन के आधार पर, सकल राष्ट्रीय आय ये आय के आधार पर, और सकल राष्ट्रीय व्यय ये व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। राष्ट्रीय आय को हम जान सकते हैं उत्पादन के आधार पर, साधनों की आय के आधार पर और अर्थव्यवस्था में किए गए व्यय के आधार पर। इस दृष्टि से जीएनपी जो वर्ष विशेष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं जो कि बाजार मूल्य पर जैसे हम ये कहें कि 1000 वस्तुओं का उत्पादन हुआ और 5 रुपए प्रति कीमत से हुआ, तो यहाँ 5000 जो है उत्पादन के आधार पर ये राष्ट्रीय आय है। जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम ये साधनों की आय के आधार पर, साधनों की आय जैसे श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, भूमि को लगान, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया में साधन कार्य करते हैं, और साहसी को लाभ, मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ। इसके साथ ही इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये सब प्लस होंगे, जिसको एनआईटी कहते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और मूल्यह्रास, इन सबको जोड़ देंगे। साधनों को दिए गए प्रतिफल तथा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें से अनुदान को घटा देंगे तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होता है। एनआईटी इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, अनुदान। और मूल्यह्रास उत्पादन की प्रक्रिया में जब मशीनों में घिसावट होती है उसे मूल्यह्रास कहा जाएगा। तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये भी 5000 के बराबर होंगे। इसी तरह से व्यय के आधार पर
उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, और सरकारी व्यय। कुल उपभोग व्यय, कुल विनियोग व्यय और कुल सरकारी व्यय, ये सब उपभोग व्यय उपभोक्ताओं या परिवारों के द्वारा किया गया, विनियोग व्यय व्यावसायिक फर्मों के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो व्यय किया गया। इसी तरह सरकार के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं तो वो सरकारी व्यय कहलाता है। ये सब मिलकर के 5,000 रुपए खर्च करेंगे। तो इस प्रकार ये उत्पादन के दृष्टि से 5,000 रुपए, ये साधनों की लागत के हिसाब से 5,000 रुपए, और ये विभिन्न क्षेत्रों द्वारा व्यय किए गए 5,000 रुपए, ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये माना जाता है कि जीएनपी उत्पादन की दृष्टि से, जीएनआई साधनों की इनकम या लागत की दृष्टि से, और जीएनई विभिन्न क्षेत्रों द्वारा व्यय की दृष्टि से आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये था राष्ट्रीय आय को। तो राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो उत्पादन के आधार पर भी की जा सकती है, आय के आधार साधनों की लागत के हिसाब से भी की जा सकती है, या विभिन्न क्षेत्रों द्वारा व्यय के द्वारा भी राष्ट्रीय आय को हम जान सकते हैं। तो आज आपने जाना राष्ट्रीय आय की विभिन्न दृष्टिकोणों से संबंधित परिभाषा, और जीएनपी और जीएनआई और जीएनई आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय व्यय, ये हमेशा आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। थैंक यू।